ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। अच्छा, अब अस्यूमिंग कि जी हमारी जो कोफिशिएंट जो है B2 और B1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो कोफिशिएंट है B2 एंड B1, ये दोनों जो हैं ये 1 के बराबर है। ये केस कब होता है, ये वाला केस जो है ये कब होता है कि जब आपका B2 और B1 जो है ये 1 के बराबर होता है। ये केस उस टाइम का होता है जब आपकी जो जो मीन वेलोसिटी है वो पॉइंट वेलोसिटी के बराबर होती है। इन अदर वर्ड्स, जब आपके लॉसेस जो हैं वेलोसिटी के अंदर या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। तो अगर आपने ये अज्यूम किया है, ये कब अज्यूम करते हो, व्हेन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, व्हेन वेलोसिटी यार ये when velocity distribution is uniform, ठीक है ना, कि जब velocity distribution जो है वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो। अच्छा, velocity distribution यूनिफॉर्म होने का मतलब एक और भी होता है, और वो मतलब क्या होता है कि velocity at every point is same, ये भी होता है इसका मतलब, ठीक है ना। यानी कि velocity distribution जो है वो यूनिफॉर्म है या हर जगह जो है वो velocity जो है वो सेम है, ठीक हो गया। तो जब ये आपने रखा है कि B2 और B1 ज़ीरो है, तो ये वाली इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी भला, ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस शेप में आ जाएगी, ठीक हो गया। ये बीटा 1 जो है दैट विल बी गॉन, बीटा 2 विल आल्सो बी गॉन, और ये कुछ इस तरह की चीज़ जो है आपके सामने बन जाएगी, ठीक हो गया। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म का कोई इशू या कोई ऐसी बात जो है वो है, ये सिंपल सी चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये जो प्रेशर फोर्सेस हैं P1 और P2, थोड़ा इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये बराबर किसके होते हैं। हमें एक चीज़ का तो पता है कि जनाब कोई भी प्रेशर फोर्स है ना, फोर्स तो बेसिकली इक्वल टू होती है, कोई भी आपके पास प्रेशर फोर्स है ना, ठीक है ना, वो हमेशा जो है वो क्या होगी, वो इक्वल टू होगी प्रेशर इनटू एरिया। कोई भी फोर्स है वो किसके बराबर होती है, प्रेशर इनटू एरिया। अब ये चूंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, मैं बार बार क्यों क्या बोलता हूँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये रिजल्टेंट्स है किस चीज़ के, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस के। तो ये क्या, ये फोर्स ही होगी ना पूरे की पूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, अगर मैंने ऊपर कहीं नहीं लिखा, बोलता तो मैं हो जगह रहा हूँ, लेकिन ये प्रेशर फोर्स है, ठीक है ना। P1 और P2 जो है वो क्या है, वो प्रेशर फोर्स है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगर P1 को लिखना चाहें कुछ इस तरीके से, तो उसके लिखने में कोई ऐसी इशू वाली बात तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये जो प्रेशर है आपका, ये कौन सा वाला प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है रो जी एच के, ठीक है ना। मैं अभी इसको लिख लेता हूँ कि प्रेशर जो है वो इक्वल टू है रो इंटू जी, और एच, एच क्या है, मतलब डेप्थ ही है, तो उसको मैं डी लिख लेता हूँ, डेप्थ है ना, यार चलो एच ही लिख लो, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे उसके, रो जी एच इंटू साथ में जो है ना वो एरिया है, तो मैं उसको एरिया को लिख देता हूँ A1। क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया जो है ना वो 1 का एरिया आ गया, इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे में लिख लो इस वाली क्वेश्चन को, ये जो रो जी है इसको मैं लिख लूँ कि ये आपका स्पेसिफिक वेट है, लिख लूँ यार। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू रो जी ही तो फार्मूला होता है उसका, स्पेसिफिक वेट का। तो मैंने वो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट लिख दिया। स्पेसिफिक वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और उसका फार्मूला जो है वो इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल टू रो जी ही होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात हो तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, वैसे ये सिंपल है यार, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है।
सबको पता ही है कि स्पेसिफिक वेट का जो फार्मूला है वो रो जी एच होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। ये जो एच है ना, बेसिकली ये जो एच है ये क्या है, ये डेप्थ है, ठीक है ना। किसकी डेप्थ है, जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर फोर्स है उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली डेप्थ है जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम अमूमन जो है उसे क्या बोलते होते हैं कि जी वो सेंट्रॉइड है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता होता है, ये हम बोलते हैं कि ये, अभी चूँकि फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें हैं तो मैं जस्ट बोल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कईयों को नहीं पता होना इस बात का, कहीं भूल चुके होने हैं इस बात को। रिजल्टेंट जो होता है ना, हमेशा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता होता है, वो 1/3 ऑफ द डेप्थ पे एग्जिस्ट करता होता है। कहाँ पे करता है, 1/3 ऑफ द डेप्थ। और 1/3 क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल जो बना हुआ है ये वाला, 1/3 पे क्या आता होता है उसका, उसका सेंट्रॉइड आता होता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है ये इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर ये जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो सेंट्रॉइड की जो डेप्थ बुक वाले ने ली हुई है ना, वो उसने सेंट्रॉइड की डेप्थ ली हुई है बुक वाले ने, वो उसने इसको बोला हुआ है कि ये जो डेप्थ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो है, बेसिकली उसने इसको बोला हुआ है कि आप इसको नाम दो, इसको नाम दो आप भविष्य के यहाँ पे निकल आए वो आ, हम्म, उसको उसने नाम दिया हुआ है, उसको बार लगानी है उसके ऊपर, मुझे लगता है कि यहाँ पे हाँ ये बार आ गई ना, ये आ गया। उसने इसको नाम दिया हुआ है Z1 बार का, ठीक है। और जो डिस्टेंस जो है वो इसका है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, उसको जो है उसने क्या नाम दिया हुआ है, उसको उसने नाम दिया हुआ है कि आप ये वाला डिस्टेंस है P2 का वेक्टर का लेके टॉप ऑफ द वाटर सरफेस, जैसे उसको आपने Z1 बार बोला है, ऐसे ही आप इसको भी जो है ना वो क्या बोलो, इस वाले डिस्टेंस को भी आप जो है ना वो बोलो Z2 बार। इसको भी आप बोल दो ये Z2 बार, ठीक है ना। ये Z का बार का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप ऑफ द वाटर सरफेस टू द सेंट्रॉइड, या इन सिंपल टर्म अगर आप मेरे को सेंट्रॉइड वेंट्रॉइड भूल चुका हुआ तो आप ये कह सकते हो कि ये डेप्थ रिप्रेजेंट की है P1 फोर्स की, ठीक है। तो ये चूँकि P1 फोर्स के डेप्थ रिप्रेजेंट की है तो यहाँ पे हम जो है इसे निकाल के और हम बेसिकली लगा देंगे Z1 बार को, या Z1 बार। ऐसे ही अगर मैंने P2 को लिखना है तो मैं P2 की इक्वेशन भी जो है ना वो उसे को कॉपी करके लिख रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है 1 को ख़त्म करके 2 ही तो करना है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद A1, ठीक हो गया। ये दो फोर्सेस हैं इसकी जो कि आपने शो कर दी। अब P1 और P2 को जो है ना आप इसी इक्वेशन के अंदर पुट करो, ऊपर दी गई इक्वेशन है ना, आप उसी के अंदर जो है ना P1 और P2 को पुट करो तो क्या बनेगा, ज़रा गौर करना। इसी इक्वेशन में इसको पुट करोगे ना, जो आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म इसको निकाली हुई है इक्वेशन की, इसी के अंदर अगर इसको पुट करें तो जो P1 है इसकी जगह जो है क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, और इसकी जगह जो है ना वो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आ गई। उसके बाद मैं मज़ीद को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसकी आ जाएगी। ज़रा गैस करना कि मैंने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे किया। ये W जो है इधर से भी दोनों जगह से कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों जगह से कॉमन आ गया। ये W जो है
और वो W जो है वो इस W के साथ कॉमन आने के बाद वो कट गया। वो इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक हो गया। अब जो कुछ जो है ना वो 1 वाली साइड पे है उसको 1 वाली साइड पे ले आओ, और जो 2 वाली साइड पे उसको 2 वाली साइड पे ले जाओ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना वो तो सिंपल आ गया, नीचे वाली साइड यहाँ पे कि Q ओवर G इंटू V2, मैंने इसको लिख दिया प्लस Z2 V2, that must be equal to this one। आई होप कि इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात ऐसे है कोई नहीं, अगर हुई तो जो है आप पूछ भी सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई इशू है। और जैसे बुक वाले ने मेरे ख्याल में लाजमी इसको जो है ना मज़ीद सिंप्लीफाई किया होगा, और वो सिंप्लीफिकेशन करके कुछ उसने सिंपल यही किया होना। मैं पहले इस पूरी कुछ कॉपी कर लूँ और फिर वही करूँगा जो उसने किया होगा। इस क्यू को जो है उसने ए इंटू वी की फॉर्म में लिख दिया होगा, तो ए इंटू इस साइड पे V2 आ जाएगा, आ गया होगा, और इस साइड पे जो है ना वो A2 आ गया होगा, ठीक हो गया। और दूसरी वाली साइड पे जो है सेम इज द केस विद द अदर साइड कंटेनिंग Q, तो ये आ गया। ठीक है, ये सिंपल जो है ना आपने इस फॉर्म में इसको जो है वो लिख दिया, ठीक हो गया। अब सिंपल जो है वो यस, बस ये साथ में ए आ गया, ये साथ में स्केयर आ जाएगा इसका, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है आप अपनी बुक वाली फॉर्म से इसको टैली कर सकते हो, ठीक है। उसने क्यू स्केयर किया हुआ है, बड़ा क्यू स्केयर की हम मैंने इसको ऐसे किया हुआ है, उसमें कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। बहरहाल मैं इसको अपनी वाली जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देता हूँ, आप उसमें से उसको देख लेना, ठीक है। चाहे कोई बुक वाला करना चाहे वो कर ले, कि मेरी वाली फॉर्म जो है करना चाहे ये कर ले, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। मैं इसको मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके जो है इसे ख़त्म करता हूँ इस बात को। ये V2 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया, इसका इसका स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। ऐसे ही सेम इज़ द केस विद V1, के V1 के साथ जो भी था, ये V1, ये वाला V1 और ये वाला V1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंदर जो है चीज़ क्या आ जाएगी, V1 का स्क्वायर। ये है आपकी फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अच्छा अच्छा, अब ये इक्वेशन को क्या बता रही है आपको, ये इक्वेशन आपको बता रही है कि अगर आपने सेंट्रॉइड को और फ्लो के होने वाले डिस्चार्ज को या फ्लो के होने वाले एरिया को और वेलोसिटी को एक साइड पे जो है ना वो देख लिया है, ठीक है, तो वो दूसरे साइड पे भी क्या होना है, वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही होगा। अगर आप लोगों ने एक तो क्या किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल टू 1 है, और आपने क्या अज्यूम किया हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स और स्लोप जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो फिर जो है ये वाली फॉर्म जो है आपकी
क्रॉस सेक्शन की होगी, फोर्सेस इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगी, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि फोर्सेस जो है वो इक्वली होती हैं, दोनों के दोनों जो है ना क्रॉस सेक्शन के ऊपर, अनलेस एंड अनटिल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ना हो, या स्लोप जो है चैनल के अंदर, चैनल के बॉटम पर जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा हो, तब तक जो है ना वो फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं आपस में इक्वली रहती है। देखो ना, A2 V2 स्क्वायर ओवर G प्लस Z2 A2 इक्वल टू दिस वन, मतलब जो क्रॉस सेक्शन 1 के ऊपर है वही क्रॉस सेक्शन जो है वो 2 के ऊपर है, उतनी ही वैल्यूज उसकी। क्लियर है ये वाली बात? आई होप कि यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है, इस वाले जो है ना मैं चीज़ को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है, ओके, स्टे ट्यून्ड।